हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। फीटर का फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्लास चल रहा है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सेशन चला रहे हैं, तो पिछले क्लास में हम 228 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। 228 तक कंप्लीट था। ठीक है, आज हम बात करेंगे 229 नंबर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि क्लास पूरा देख सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 229 क्या कह रहा है? 229 क्या कह रहा है कि इस सीम का नाम बताना है। ये जो सीम है ये कौन सा सीम है? यहाँ पे ये जो बंधन बना है ये कौन सा बंधन, मतलब ये कौन सा सीम का प्रकार है? तो याद रखेंगे ये जो हमारा है लैप सीम का प्रकार है। लैप का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर से दूसरा को इंसर्ट किया गया है, इसी को क्या बोलते हैं? लैप सीम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गया। अब चलते हैं 230 हमारा इसी साइड में है। 230 नंबर क्वेश्चन इधर ही है, दे दिया गया है। कह रहा है विच रिविट इज यूज टू एवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिविट हेड, यानी रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग करना चाहिए? रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का प्रयोग करना चाहिए, मतलब प्रक्षेपण से बचने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो काउंटर सिंक हेडेड रिविट का उपयोग करना चाहिए। काउंटर सैंक हेड रिविट का। ठीक है, काउंटर सेट हेड रिविट में क्या होता है? इस प्रकार से होता है, इसी को बोलते हैं काउंटर सैंक हेड रिविट, जिसमें क्या होता है, मतलब परछाई नहीं बनता, प्रक्षेपण बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 231 नंबर का रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट एंड अवॉइड बॉकिंग, यानी बॉकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच के न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे रिवेट की न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए 3D, यानी 3D होना चाहिए। 3D का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। जैसे कि ये हमारा एक पार्ट है, अगर यहाँ पर हम एक रिविट डाल दिए तो यहाँ से और दूसरे रिविट के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 3D, मतलब 3 व्यास, मतलब इसका जो व्यास है उसका 3 गुना जगह छोड़ के दूसरा मतलब होल करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको 3D बोलते हैं। अगर हम पहला कर रहे हैं तो सेंटर से 2D, यानी सेंटर से क्या होता है ये 2D और एक दूसरे के बीच की 3D होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील का जब मेटल होगा तो मतलब मेटल स्टेनलेस स्टील का होगा तो हम मतलब फिलर रॉड भी किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टेनलेस स्टील का। तो क्या होगा? कोलम्बियम यानी कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे। याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील का ही कोई प्रकार होगा, एक कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील होगा। ठीक है, दूसरा कोई नहीं लेंगे। स्टेनलेस स्टील है तो यहाँ भी हम स्टेनलेस स्टील को ही लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है इस दोष का नाम बताना है। इसमें जो दोष आ गया है, यानी ये दोष आ गया है, इसमें क्या है? तो याद रखेंगे ये मेटल ठीक से पिघला नहीं है। क्या है? ऊपरे में जम गया है। क्या है? ऊपर में ही जम गया। आपको ठीक से दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखिए। ये यहीं पे ऊपर में ही जम गया है। इधर भी देखिए ये ऊपर में ही जम, अगर पिघलता तो और क्या होता है, और ही नीचे जाता, और ये पिघलता तो यहाँ तक आके फिट हो जाता। तो क्या होगा? ये पिघला कम है, तो इसमें क्या है? पिघलने में दोष है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लैक ऑफ फ्यूजन, यानी पिघलने में कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीक ऑफ फ्यूजन। चलिए अब हम 34 नंबर बात करेंगे। 234 नंबर, थोड़ा इसको बड़ा कर दिए। व्हाट विल बी कॉज इफ द नोजल टॉर्च द मोल्टेड पूल, यानी नोजल मोल्टेड पूल को छूता है तो क्या होगा? यदि नोजल जो है मोल्टेड पूल को अगर छूता है तो क्या हो जाएगा? तो बैक फायर होगा। क्या हो जाएगा? अगर टच करेगा तो बैक फायर हो जाएगा। ठीक है, स्पार्क, धुआं, फ्लैशबैक ये सब कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बैक फायर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर राइट नंबर, इस वेल्डिंग जोड़ का नाम बताना है। वेल्डिंग जोड़ का नाम बताना है 35 में, देख लेते हैं। 35 राइट साइड में है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा जोड़ है? ये कौन सा जोड़ है? तो इसको बोलते हैं हाफ ओपन कॉर्नर जोड़। याद रखेंगे हाफ ओपन कॉर्नर इसलिए आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये कॉर्नर पर जुड़ा हुआ है और हाफ में आधा पर ही जुड़ा हुआ है। देखिए, और ओपन है, ये खुला हुआ है, तो
तो इसी को क्या बोलेंगे, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 236। 36 नंबर क्या कह रहा है वो हम समझेंगे। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मतलब एसी वेल्डिंग का मतलब फंक्शन बताना है। तो इफ़ कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर, यानी ये निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे एसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज को क्या करता है, हाई एम्पियर में परिवर्तित करता है, हाई धारा में करंट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसी का काम है एसी ट्रांसफार्मर का यही काम है कि लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई वोल्टेज में मैंने कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसमिशनर, डिसएडवांटेज पूछा गया है, मतलब इसका नुकसान क्या है वो बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 237। क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मतलब एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, तो याद रखेंगे ये नॉन फेरस मेटल के लिए उपयोग नहीं होता है। एसी ट्रांसफार्मर जो है एसी वेल्डिंग, ये नॉन सूटेबल फॉर वेल्डिंग फॉर नॉन फेरस मेटल, यानी नॉन फेरस अधातु के लिए, अलौह धातु के लिए ये, नॉन फेरस मेटल के लिए ये उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 38 नंबर। कह रहा है विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन, यानी विद्युत लाइन से दूर क्षेत्र में काम कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन। अच्छा, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी दूसरे जगह आसानी से ले जाने के लिए हम किस वेल्डिंग मशीन का उपयोग हम करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इंजन जनरेटर सेट क्या होता है, देखिए इंजन जनरेटर छोटा वाला जो आता है अभी, उसको क्या करते हैं हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट। याद रखेंगे इसको कहीं भी आसानी से ले जाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 39 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइडेड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, मतलब कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर वितरण प्रदान करती है, मतलब उष्मा जो है ना, बेहतर उष्मा का मतलब संचालन बढ़िया से करती है। तो उसका काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर जो है इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा का प्रदान करता है। ठीक है, उष्मा प्रदान करता है बढ़िया तरीके से। तो कौन, रेक्टिफायर सेट। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 नंबर का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइएगा। एसिटिलीन गैस सिलेंडर को किस रंग में पेंट किया जाता है, इसका आंसर आप ही बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके 40 नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ वी मेंटेन इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, यानी बाएं हाथ वर्ड वेल्डिंग में टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना का एंगल दिया जाता है। ब्लो पाइप और मतलब क्या कह रहा है, ब्लो पाइप और फिलर रॉड के बीच कितना का एंगल दिया जाता है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल होता है, 30 और 60 का एंगल होता है। ठीक है, अगर 60 होगा तब ये 30 का होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 60-40 तो पहले ही गलत है, 50-30 गलत है, 50-40-90 हो सकता है, लेकिन यहाँ 60 और 30 होता तब हो जाता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 60 और 30 हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइन द, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करेंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारण करता है। तो वेल्डिंग के दौरान जो निर्धारण करता है वो इलेक्ट्रोड का व्यास। याद रखेंगे इलेक्ट्रोड का व्यास जितना मोटा होगा उस अनुसार से हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का व्यास। अब राइट साइड में चलते हैं, यानी 243 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द OCV ऑफ वेल्डिंग इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 240 वोल्टेज। क्या कह रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है, 220 या 440 वोल्ट को
कम करता है। तो कितना करता है? तो 40 से 100 वोल्ट तक करता है। 220 और 40 440 को कितना कम करता है? 40 और 100 वोल्ट तक कम करता है। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC करेंट और फॉर वेल्डिंग फेरियस एंड नॉन फेरियस मेटल यूजिंग ऑल टाइप इलेक्ट्रोड। मतलब कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड उपयोग करके लौह और अलौह धातु की वेल्डिंग AC और DC दोनों की आपूर्ति के लिए डिजाइन की गई है। मतलब किस में कौन सा, मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन दिया है, मोटर, जनरेटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर में, कि मेटल, नॉन मेटल और मेटल दोनों हो, AC और DC दोनों को आपूर्ति हो और सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जा सकता है। किस पे? तो याद रखेंगे रेक्टिफायर सेट पे। रेक्टिफायर सेट एक ऐसा मतलब डिजाइन, मतलब इसको बता सकते हैं इलेक्ट्रोड का टाइप है। मतलब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड इस पर हम उपयोग कर सकते हैं। AC DC पर चला सकते हैं। लौह और लौह धातु यानी फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल का उपयोग कर सकते हैं। तो किस पे? रेक्टिफायर सेट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन इधर है तो चलिए उसको आगे हम पढ़ लेंगे। 45 क्या कह रहा है समझ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में की गई सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। देखिए संचालन जो इसका दिया गया है वो, इसको थोड़ा सा इमेज बढ़िया से देखना पड़ेगा। क्या है ऑप्शन? ध्यान से समझिएगा। इधर से क्या आ रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रोड है और इधर से गैस का ये आ रहा है। तो क्या हो रहा है? गैस में पकड़ के स्पार्क बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो कंप्रेसर फ्यूज को निकालना नहीं, गैस को साफ करने की सतह का ठंडा करना नहीं, पानी की सतह को साफ करने के लिए नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकासी वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक्सड्यूड कैप्चर फ्यूज एंड गैसेज। ठीक है, यानी गैस और फ्यूज दोनों को पकड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन तो हम करा चुके थे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो इसको सुरक्षा प्लग कहते हैं। सेफ्टी प्लग, सिलेंडर के नीचे वाले भाग को जो पिन बना होता है इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी प्लग बोलते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑक्योर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? यानी वेल्ड की दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। याद रखेंगे वेल्डिंग की दिशा में होने वाली विकृति, पाए जाने वाली विकृति को लॉन्गिट्यूडिनल विकृति यानी डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसका आंसर ये होगा, याद रखेंगे। वेल्ड की जाने वाली स्ट्रेट दिशा में, ठीक है, स्ट्रेट दिशा में जो विकृति हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन यानी विकृति। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन द एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। यानी वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का क्या नाम है? कोन में धातु के किनारे का क्या नाम है? तो याद रखेंगे कोन में जो धातु का जो किनारा होता है इसको क्या बोलते हैं? बेवेल बोलते हैं। यानी V शेप में ये किनारा निकला होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बेवेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब किनारा जो निकला उस साइड में निकला हुआ होता है उसको बेवेल बोलेंगे। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आकृति में दिखाएगा वेल्डिंग दोष। इसमें जो दोष दिया गया है उसको पहचानना है। 49 जो दोष दिया गया है, हाँ यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ये अंडर कट बन रहा है, मतलब पूरा बढ़िया से कट नहीं हो रहा है। इसको क्या करेंगे? अंडर कट। ध्यान से आपको इमेज आपको समझाते हैं। ये देखिए ये अंडर में कट रहा है ये साइड में, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? अंडर में कट है तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर कट बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पचास नंबर वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। यानी वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर के से क्यों नहीं? याद रखें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अगर नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास चाबी नज़दीक रहेगा तो इसको क्या करेंगे? तुरंत बंद खोल कर सकते हैं। इसीलिए सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता? इसीलिए सिलेंडर के पास ही मतलब रखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। विच पर्पस ब्लो आउट द सिलेंडर वॉल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर, यानी रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। मतलब क्या कह रहा है कि रेगुलेटर से जोड़ने से पहले सिलेंडर वॉल्व सॉकेट की कौन सी प्रक्रिया को ब्लो आउट कर देती है। तो क्रैकिंग, कौन सी प्रक्रिया है, क्रैकिंग प्रक्रिया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी हम नहीं बताने वाले हैं, इसको भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब हम 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 253 नंबर क्या कह रहा है, इस वाले भाग को क्या नाम है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, याद रखेंगे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर को कंट्रोल करता है यहाँ से, और नीचे से एसिटिलीन को कंट्रोल करते हैं। याद रखेंगे ऊपर में ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, नीचे एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें जो है ये एसिटिलीन सिलेंडर होता है, याद रखेंगे, और ऊपर में ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 254, ये आपको हम थ्योरी क्लास में ये हम कराए हुए थे, कुछ छात्रों को जो क्लास में थे उनको हम ये चीज़ कराए हुए थे, ठीक है। तो आप अगर पता होगा तो आप इसे ज़रूर बताइए। पीपी का नाम क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये जो है वेल्डिंग शेड है, यानी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, यानी वेल्डिंग करते हैं समय इसको यहाँ से हाथ से पकड़कर, और ये हमारा स्क्रीन है, इसमें हम आँख से देखते हैं और वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ये वेल्डिंग स्क्रीन है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्सियस इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। सेल्यूलोसिक मतलब इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है। तो याद रखेंगे इसका आंसर है वेरी इजी टू रिमूव द डिस्पोजिट स्लैग, यानी जमा हुआ स्लैग को हटाने में बहुत आसान होता है, किसके द्वारा, सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड द्वारा, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है। चलिए अब हम 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं राइट साइड में। राइट साइड में ये इमेज दिया गया है, इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है एक्स के रूप में, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसको वर्टिकल एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा फिगर आपको बड़ा कर देते हैं। इसको जो कहते हैं वर्टिकल स्टड मतलब एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट मतलब ऊपर नीचे या ज़रूरत के हिसाब से बड़ा छोटा किया जा सकता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल एडजस्टमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारण क्षमता कितना होता है, कितना मीट्रिक टन होता है, यानी मीटर क्यू यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखेंगे 7 मीटर क्यू ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण की क्षमता कितना होता है, 7 मीटर क्यू होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्टिव द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग, यानी गैस कटिंग के दौरान शरीर से उगने वाली चिंगारी से बचने के लिए क्या मतलब करना चाहिए। तो याद रखेंगे बचने के लिए हम एप्रॉन का उपयोग करते हैं। आप देखे होइएगा चिकन मटन जो काटता है ना, वो भी एक ड्रेस पहने होता है, तो उसी को हम एप्रॉन बोलते हैं। जैसे कि अभी पीपी किट जो अभी डॉक्टर से कोरोना में पहने हुए था पूरा फुल प्रूफ, उसी को बोलते हैं पीपी किट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो क्या करता है वो हमारे शरीर को बाहरी मतलब आग से बचाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमड़े का एप्रॉन। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझते हैं। हाउ टू एक्सटिंग्विशर द फ्लेम आफ्टर यूज गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाना चाहिए। तो याद रखेंगे लौ को बुझाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एसिटिलीन को पहले बंद करना चाहिए। एसिटिलीन वॉल्व को पहले, ऑक्सीजन वॉल्व को बाद में बंद करेंगे। पहले किसको बंद करेंगे, एसिटिलीन को, फिर बाद में ऑक्सीजन को बंद करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एसिटिलीन वॉल्व को पहले बंद करेंगे, ऑक्सीजन वॉल्व को बाद में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई ह्यूमनिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव को क्यों, ध्वनि प्रकार क्यों आता है, कुछ चरचर चरचर करते रहता है। तो लॉन्ग आर्क जब बनता है तो ज़्यादा वो स्पार्क करता है, इसी कारण लंबा आर्क नहीं बनाना चाहिए, छोटा छोटा आर्क करके वेल्डिंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पीडीएफ कल से कराएंगे। विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इन विजुअल टू मेक आई, मतलब वेल्डिंग के दौरान कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों से
अदृश्य है, मतलब उसको नहीं देख सकते हैं। तो पोरासिटी, पोरासिटी को हम क्या करते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अंडरकट को देख सकते हैं, एसजेआर को देख सकते हैं, स्पैटर को देख सकते हैं, लेकिन पोरासिटी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।